हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक इन सभी कक्षाओं के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये जो एनसीईआरटी होती है इसका अपने आप में कई ज़्यादा महत्व होता है, तो इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के पढ़ने से हमारे बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति कई ज़्यादा विकसित होती है। तो इसी महत्वता को देखते हुए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है और इस सीरीज का महत्व इन सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले लोगों के लिए तो है ही है, यानी कि जो लोग स्कूलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग स्कूलिंग कर चुके हैं, वो चाहे किसी भी तरह के कंपटीशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, यदि उसमें जरा सा भी अर्थशास्त्र विषय का रोल है तो उन सब के लिए भी ये सीरीज उपयोगी रहने वाली है। और क्योंकि हम ये सीरीज तब जाकर के आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जब हमने खुद से इन सभी कक्षाओं की एनसीईआरटी को अध्याय वाइज लाइन बाय लाइन जब खुद से हमने रीड किया है, उनको समझा है, तब जाकर के आप सबके सामने ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 के अध्याय 4 के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले हैं। अध्याय 4 है निर्धनता। और जो भी हम इस वीडियो के अंतर्गत विश्लेषण करेंगे वो विश्लेषण कक्षा 11 के स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे। कक्षा 11 अध्याय 4 निर्धनता से संबंधित जो भी टॉपिक दिए हुए होंगे उन सभी टॉपिकों का हम विश्लेषण बड़े ही विस्तार पूर्वक करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं कि किस तरह से क्या कहने का प्रयास किया गया है अध्याय 4 के माध्यम से निर्धनता के द्वारा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि निर्धनता क्या है, निर्धनता का क्या अर्थ होता है। निर्धनता का अर्थ है भूखमरी और आश्रय का ना होना। ये एक ऐसी स्थिति है जो जरूरी आवश्यकताओं की कमी को बताता है। जो हमारी जरूरी जो आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं की कमी को बताता है क्या, निर्धनता। जो लोग निर्धन होते हैं वो अपनी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इन जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पास संसाधन नहीं होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो लोग निर्धन कहलाते हैं। यानी कि जो लोग अपनी न्यूनतम से न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, उन न्यूनतम आवश्यकताओं में क्या है, भोजन है, आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कपड़ा है। तो इस तरह से जो ये न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं वो लोग निर्धन कहलाते हैं। और निर्धनता एक ऐसी दशा है जिससे कोई भी व्यक्ति नहीं गुजरना चाहता है। सभी व्यक्ति निर्धनता से बचना चाहते हैं, क्योंकि ये पीड़ादायक होता है, क्योंकि वो लोग इस दशा में होने पर वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं और अभाव में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। तो इस तरह से इससे सभी व्यक्ति बचना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करूं, क्योंकि निर्धनता एक ऐसी पीड़ादायक स्थिति होती है जिसमें वे लोग अपनी न्यूनतम से न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से यह निर्धनता होती है। अगर हम ये समझे कि निर्धन कौन होते हैं, कि किस तरह से भारत में या किसी समाज में कौन लोग निर्धन होते हैं, किसी भी समाज को अगर हम देखें तो उसमें कोई भी व्यक्ति किस तरह से वो, कोई लोग निर्धन होते हैं, कोई लोग धनी होते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग धनी हो सके। तो ये स्थिति चाहे शहरों में देखे चाहे ग्रामीण क्षेत्र में देखे, तो दोनों ही संदर्भों में ये देखा जा सकता है कि कोई लोग धनी होंगे और कोई लोग निर्धन होंगे। वो चाहे किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी अर्थव्यवस्था को क्यों ना देख लिया जाए।
क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोगों के पास जो संसाधन है, जो संपत्ति है, वो एक समान हो। तो ऐसे में कोई लोग तो निर्धन होंगे, कोई लोग धनी होंगे। और हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से भारत में, विशेषकर भारत में, गांव और शहरों में, इन दोनों ही जगहों में निर्धनता भी है और कुछ लोग धनी भी है। और भारत तो एक कृषि प्रधान देश है और अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में निवास करती है। और गांवों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। और किस तरह से जो लोग किसान है, जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, वो जो लोग छोटे किसान हैं, जिनके पास कृषि भूमि छोटी मात्रा में है, छोटी जोत है, या जो लोग कृषि श्रमिक होते हैं, उनके पास एक ये समस्या होती है कि वो लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो लोग तो कृषि श्रमिक हैं, उनके पास तो किस तरह से नियमित तौर पे उनके पास काम नहीं होता है। और जब नियमित तौर पे उनको काम नहीं मिलेगा तो ये स्वाभाविक है कि उनकी आमदनी वो इतनी नहीं होगी कि वो पूरे वर्ष में अपनी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और इसी तरह से जो छोटे किसान हैं, जिनके पास छोटी जोत है, छोटी कृषि भूमि है, तो वो उन लोगों की जो उत्पादन है वो उत्पादन कम होता है। और कम होने के साथ साथ उनकी आमदनी भी कम होगी। जब उनकी आमदनी कम होगी तो ये स्वाभाविक है कि जो ये छोटे किसान है, ये छोटे किसान अपनी जरूरी आवश्यकताओं की वो पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसमें कि भोजन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कपड़ा है, मकान है। ये जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, ये न्यूनतम आवश्यकताओं को भी वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो छोटे किसान हैं, जो कृषि श्रमिक है, जब वो इनके पास पर्याप्त मात्रा में आमदनी नहीं होती है तो ऐसे में ये लोग साहूकार या धनी लोगों से वो ऋण लेते हैं। और ऋण ये इसीलिए लेते हैं कि ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, या वो अगली बार खेती में किस तरह से वो बीजों को खरीद सके और उन बीजों के द्वारा अपना वो जो फसल है उसका पैदावार कर सके। तो इस तरह से इन सभी के लिए वो लोग ऋण लेते हैं। और ये भी जरूरी होता है कि जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो होना जरूरी है। और जब उनकी आमदनी कम होगी तो ऐसे में उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वो ऋण लेते हैं। जब वो ऋण लेते हैं तो उसके बदले में उन्हें ब्याज की ऊंची दर चुकानी होती है। जो साहूकार और जो धनी लोग हैं जो उन्हें ऋण देते हैं, वो अधिक ब्याज दर में उन्हें ऋण प्रदान करते हैं। तो ऐसे में जब अगली बार उनकी जो पैदावार है कृषि से, या कृषि श्रमिकों की जो मजदूरी है वो उतनी नहीं होती है कि जिससे कि वो जो उन्होंने पहले कर्ज लिया है उस कर्ज को वो चुका सके। तो ऐसे में कर्ज चुकाना तो दूर की बात है, लेकिन वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिर से उनके पास उतनी मात्रा में आमदनी नहीं होती है, उनकी आय नहीं होती है, जिससे कि वो फिर से उन साहूकारों से, उन धनी लोगों से वो ऋण लेते हैं। तो ऐसे में ये छोटे किसान और कृषि श्रमिक ऋणग्रस्तता से वो निरंतर ग्रसित होते हैं और इस जंगल में वो इस तरह से फंस जाते हैं कि वो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो इस तरह से ये लोग भी वास्तव में निर्धन होते हैं। जो छोटे किसान हैं, जो कृषि श्रमिक है, ये किस तरह से इनकी पैदावार कम होती है और इसके साथ साथ जब ये लोग लोगों से ऋण लेते हैं तो ऋणग्रस्तता में इस तरह से फंस जाते हैं जिससे कि वो गरीबी से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो इस तरह से भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में ये निर्धनता इस संदर्भ में देखी जाती है। अगर हम शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में देखें तो किस तरह से शहरी क्षेत्रों में अधिकांश निर्धन वही लोग होते हैं जो लोग गांव से वैकल्पिक रोजगार की तलाश में आते हैं। कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे कृषक है और जो कृषि श्रमिक है,
जब इनकी आमदनी उतनी नहीं हो पाती है जिससे कि वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर पाए, तो ऐसे में ऐसी स्थिति में ये लोग शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं और इनके पास कोई स्किल नहीं होती है जिससे कि इनको नियमित तौर पे कहीं पर काम मिल जाए। तो ऐसे में जब वो शहरों में आते हैं, इनके पास कोई स्किल नहीं होता है, तो वो शहरों में आकर के तरह तरह के अनियमित काम करते हैं और अनियमित काम जब वो करते हैं तो वो यहाँ पे इनकी निश्चित मजदूरी भी नहीं होती है और कम मजदूरी पे इन्हें काम मिलता है। तो शहरी क्षेत्रों में किस तरह से अधिकांश निर्धन वही लोग होते हैं जो गांवों से आते हैं, रोजगार की तलाश में आते हैं। तो इस तरह से अनियमित मजदूरी करने वाले लोग शहरी क्षेत्रों में ये लोग निर्धन होते हैं। तो इस संदर्भ में हम ये देख पाते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ये लोग निर्धन होते हैं। अब हम इसके बाद ये समझेंगे कि निर्धनता के कितने प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है। निर्धनता के प्रकारों को बड़ी बारीकी से यहाँ पे समझेंगे। निर्धनता के प्रकारों को हम अनेक वर्गों में बांट सकते हैं, लेकिन इस स्लाइड के माध्यम से हम निर्धनता के 5 प्रकारों को समझेंगे जो एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 के अध्याय 4 में जो प्रकार दिए गए हैं उन प्रकारों को हम यहाँ पे इस स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। इन 5 प्रकारों को एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि पहला प्रकार है सदैव निर्धनता। सदैव निर्धनता यानी कि ये ऐसे लोग होते हैं जो हर समय वो निर्धन होते हैं। ये लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। ये कभी भी वो निर्धनता रेखा से ऊपर अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। ये लोग न्यूनतम से न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे कि ये लोग सदैव निर्धन होते हैं। जैसा कि इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि जो ये सदैव निर्धनता है, सदैव निर्धनता इस संदर्भ में होती है जो ये निर्धनता रेखा है ऊपर, इस निर्धनता रेखा से ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ये कभी भी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। इनकी इतनी आमदनी नहीं होती है कि जिससे कि ये लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो इस तरह से ये सदैव निर्धन लोग होते हैं। और अगला प्रकार है सामान्य निर्धनता। सामान्य निर्धनता यानी कि इनके पास कभी कभी कुछ मात्रा में धन आता है, जिससे कि उस समय तो ये लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं, लेकिन अधिकांश समय इनके पास ऐसा होता है जिस समय ये लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ये सामान्य निर्धनता होती है। और इस सामान्य निर्धनता में ये वे लोग आते हैं जो अपनी नियमित तौर पे उन्हें काम नहीं मिलता है, जैसे कि अनियमित मजदूर होते हैं। इन लोगों को नियमित तौर पे कभी भी काम नहीं मिलता है। जब इनको काम मिलता है तो उस समय तो वो लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश समय इनके पास ऐसा होता है जब इनके पास काम नहीं होता है तो ये सामान्य निर्धनता होती है। जैसा कि इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि जो ये कम समय है, इस समय ही वो निर्धनता रेखा से ऊपर अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि इस समय तो इसके पास काम मिल रहा है, लेकिन अधिकांश समय वो निर्धनता रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इस तरह से ये सामान्य निर्धनता है। और जो ये सदैव निर्धनता है और सामान्य निर्धनता है, इन दोनों को हम दीर्घकालीन निर्धनता कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंतर्गत लोग अधिकांश समय ये लोग निर्धन होते हैं और इसीलिए इसे दीर्घकालीन निर्धनता कहते हैं। और अगला प्रकार है चक्रीय निर्धनता। चक्रीय निर्धनता में वे लोग आते हैं जिन लोगों को वर्ष के कुछ महीने तो काम मिलता है, लेकिन वर्ष के कुछ महीने इनके पास काम नहीं होता है।
ये लोग किस तरह से कृषि क्षेत्र में करने वाले जो मजदूर होते हैं वे लोग आते हैं। जो कृषि मजदूर होते हैं इनके सामने इस तरह की समस्या होती है कि कुछ समय तो वर्ष में इनको काम मिलता है और वर्ष के कुछ महीने इनको काम नहीं मिलता है। तो किस तरह से जब जब कृषि क्षेत्र में फसलों की बुआई होती है, निराई गुड़ाई कटाई होती है, उस समय तो कृषि मजदूरों को काम पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। लेकिन जब फसल की कटाई बुआई नहीं हो रही हो, कोई फसल उत्पादित नहीं हो रही हो कृषि क्षेत्र में, तो उस समय इन लोगों को काम नहीं मिलता है। तो ऐसे में इन लोगों के सामने जो ये चक्रीय संदर्भ में जो ये समस्या है, कुछ समय तो काम मिलता है और कुछ समय काम नहीं मिलता है, तो फिर से कुछ समय काम मिलता है, तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कुछ समय तो उनके पास धन आ जाता है, कुछ समय धन नहीं होता है। तो ऐसे में जो ये प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है कृषि क्षेत्र में, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है चक्रीय निरंतरता के संदर्भ में। जो ये निरंतर रेखा है, निरंतर रेखा में कुछ समय तो निरंतर रेखा से नीचे गुजरता है इनका और कुछ समय निरंतर रेखा से ऊपर गुजर रहा है। और अगला प्रकार है अनियमित निरंतरता। अनियमित निरंतरता यानी कि जो अधिकांश समय धनी होते हैं और कभी कभार इनका भाग्य साथ नहीं देता है, तो ऐसे में इस समय इनके पास धन की कमी होती है और अधिकांश समय तो ये लोग धनी होते हैं, पर्याप्त मात्रा में इनके पास धन होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इनका कम समय, अल्प मात्रा का समय वो निरंतर रेखा से नीचे व्यतीत करते हैं और अधिकांश समय तो इनके पास पर्याप्त मात्रा में धन होता है, जिससे कि वो निरंतर रेखा से ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उसे हम अनियमित निधनता कहते हैं। और जो यहाँ पे चक्रीय निधनता है और अनियमित निधनता है, इसको हम अल्पकालीन निधनता कहते हैं। अल्पकालिक निधनता क्योंकि यहाँ पे चक्रीय निधनता और अनियमित निधनता, इन लोगों के पास एक अल्पकाल का समय होता है जब वो निरंतर रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं और बाकी समय ये लोग अपना जीवन निरंतर रेखा से ऊपर व्यतीत करते हैं, तो इसीलिए अल्पकालिक निधनता कहते हैं। और अगला है कभी भी निधन नहीं। कभी भी निधन नहीं यानी कि ये वे लोग होते हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती है, जिनके पास इतना पर्याप्त मात्रा में पैसा या संसाधन होते हैं और जिससे कि वो उनके पास कभी भी ऐसी समस्या नहीं होती है कि वो कैसे अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करें। इनके पास ये समस्या होती ही नहीं है क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन या पैसा होता है और इसी को हम गैर निधन भी कहते हैं कि किस तरह से इनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन होते हैं, जैसा कि इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि जो ये गैर निधन लोग हैं, गैर निधन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन या धन होता है जिससे कि वो अपना जीवन निरंतर रेखा से ऊपर व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से ये गैर निधन होते हैं और जो कभी भी निर्धन नहीं होते हैं इनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन या धन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे इस स्लाइड के माध्यम से हमने निर्धनता के प्रकारों को समझा है, जिसमें कि सदैव निधन और सामान्य निधन और चक्रीय निधन और अनियमित निधन और गैर निधन। तो इस तरह से इन पांचों प्रकारों को हमने एक एक करके समझा है। अब हम इसके बाद निधनों की पहचान कैसे होती है ये समझेंगे कि कैसे हम वास्तव में जो निधन है उनकी पहचान कर सके। यदि हम किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश, किसी भी समाज में निधनता को चयनित करना चाहते हैं और उनके समाधान के संदर्भ में कोई उपाय खोजना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि उन निधन लोगों की पहचान की जाए। जब हम लोगों की पहचान करेंगे तब जाकर के उनके लिए हम
पर्याप्त मात्रा में उस तरह के प्रयास कर पाएंगे। तो इसी तरह से भारत के संदर्भ में भी यदि हम निर्धनता समस्या का समाधान वास्तव में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें निर्धनों की पहचान करना जरूरी है। जब हम उन निर्धनों को आइडेंटिफाई करेंगे तब जा करके हम उसके बाद उन निर्धन लोगों के लिए योजनाओं को तैयार कर सकेंगे और उन योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकेंगे ताकि उन लोगों के लिए उपयुक्त तरीके से उन योजनाओं के साथ कार्य किया जा सके, प्रयास किए जा सके ताकि उन लोगों को निर्धनता से बाहर निकाला जा सके और भारत में निर्धनता जैसी समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। तो इसी संदर्भ में निर्धनता रेखा को भी समझा जाता है कि किस तरह से निर्धनता रेखा के माध्यम से निर्धन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है। जो ये निर्धनता रेखा है, निर्धनता रेखा ये निर्धनता को मापने की एक विधि है जिसमें कि सबसे सर्वमान्य विधि है आय और उपभोग विधि। आय और उपभोग विधि के द्वारा इनके माध्यम से निर्धन लोगों की पहचान की जाती है। इन दोनों विधियों को हम एक एक करके समझेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से इन विधियों के माध्यम से निर्धन लोगों की पहचान की जाती है। जो ये निर्धनता रेखा है, निर्धनता रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके माध्यम से निर्धनता को मापा जाता है, जिसमें कि सबसे पहली विधि है उपभोग या कैलोरी विधि। उपभोग या कैलोरी विधि, इसमें किस तरह से जो आवश्यक कैलोरी है, आवश्यक कैलोरी की संदर्भ में निर्धनता को मापा जाता है। आवश्यक कैलोरी यानी कि जिसमें दालें हो, अनाज हो, सब्जियां हो, दूध हो, तेल हो, तो इस तरह से इन सब से मिला करके हमें कैलोरी प्राप्त होती है। तो इस कैलोरी विधि के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किस तरह से एक मापदंड तैयार किया जाए और जो उस मापदंडों के तहत इस कैलोरी विधि के द्वारा वो मापदंड तय करने के बाद हम ये मापते हैं कि वास्तव में कौन लोग इतनी कैलोरी प्राप्त कर रहा है और कौन लोग इतनी कैलोरी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जो लोग उतनी पर्याप्त कैलोरी प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो वास्तव में गरीब कहलाएगा। अब हम ये कैलोरी के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि किस तरह से कैलोरी के आधार पर निर्धनता की पहचान की जाती है। तो जो ये कैलोरी विधि है, कैलोरी विधि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है और नगरीय यानी कि शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त होना जरूरी है। जिन लोगों को इतनी कैलोरी प्राप्त नहीं होती होगी वो लोग गरीब कहलाएंगे, निर्धन कहलाएंगे। तो यहाँ पे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों क्षेत्रों के लिए ये कैलोरी विधि अलग अलग है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति इसलिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो इससे स्वाभाविक है कि उन लोगों के लिए अधिक कैलोरी की जरूरत होगी और शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए यहाँ पे 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है। तो इस तरह से ये उपभोग या कैलोरी विधि है। और दूसरी विधि है आय विधि। आय विधि यानी कि आय के माध्यम से हम ये निर्धारित करते हैं कि कौन लोग निर्धन है, कौन लोग निर्धन नहीं है। वर्ष 2011-12 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति माह निर्धारित किए गए हैं कि किस तरह से कौन लोग गरीब होंगे, कौन लोग गरीब नहीं होंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो 816 रुपए प्रति माह से कम आय प्राप्त करता हो तो वो लोग गरीब कहलाएंगे। और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति माह से जब वो कम आय प्राप्त करते तो उसे हम शहरी क्षेत्रों में गरीब कहते हैं। तो इस तरह से ये निर्धनता रेखा है।
और निर्धनता रेखा में किस तरह से उपभोग या कैलोरी विधि और आय विधि है जिसके माध्यम से निर्धन लोगों की पहचान की जाती है। अब हम इसके बाद निर्धनता के कारणों को समझेंगे कि वास्तव में निर्धनता के कारण क्या है, वो भी भारत के संदर्भ में, कि किस तरह से भारत में जो निर्धनता है वो किन कारणों से, उन सभी कारणों को हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। जिसमें कि पहला कारण है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। जब हमारे देश में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था तो उस दौरान किस तरह से ब्रिटिश कालीन जो नीतियां हैं उनकी, उन नीतियों का जो यहाँ के लोगों, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के कारोबार पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उसके चलते यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं, जो छोटे छोटे जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए। विशेषकर हस्तशिल्प जो उद्योग है उन उद्योगों पर किस तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो इसके चलते जो औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो उनकी नीतियां थी, उन नीतियों के चलते उनका जो मकसद था वो मकसद यहाँ के लोगों का विकास करना नहीं था। उनका मकसद तो केवल अपने हितों को साधना था। तो उसके चलते यहाँ पे किस तरह से जो गांव गांव में जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो उद्योग धंधे नष्ट हो गए। तो ऐसे में जब उद्योग धंधे बंद हो गए, उद्योग धंधों को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं जिनकी अपनी आजीविका उन उद्योगों पर निर्भर है, तो ऐसे में उनके सामने एक गहरा संकट खड़ा हो जाएगा, जिससे कि वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे कि वो अपना जीवन निर्धनता में वो व्यतीत करेंगे। तो इस तरह से एक निर्धनता के पीछे एक ये औपनिवेशिक शासन का भी प्रमुख कारण है। और अगला है जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि। भारत में किस तरह से जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जब जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होगी तो ऐसे में हमारे पास जो संसाधन है वो है सीमित मात्रा में। संसाधन सीमित मात्रा में होने के साथ साथ किस तरह से संसाधनों का लोगों के पास अभाव होगा। जब संसाधनों का अभाव होगा तो किस तरह से उनके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि किस तरह से वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, क्योंकि उनकी आमदनी कम हो गई है। आमदनी इसलिए कम हुई है क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और उस तरह से संसाधनों में वृद्धि नहीं हो रही है। तो ऐसे में प्रति व्यक्ति आय में कमी होने के साथ साथ वो लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जनसंख्या वृद्धि भी एक निर्धनता का प्रमुख कारण है। और अगला है संसाधनों का असमान वितरण। संसाधनों का असमान वितरण भी एक निर्धनता का प्रमुख कारण है, क्योंकि जब संसाधनों का केंद्रीकरण होता है तो ऐसे में जिन लोगों की संसाधनों तक पहुंच नहीं है, जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो ऐसे में किस तरह से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, किस तरह से वो अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे। तो ये इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है, जिससे कि वो लोग निर्धनता से ग्रसित होते हैं। और अगला है अत्यधिक ऋणग्रस्ता। अत्यधिक ऋणग्रस्ता यानी कि किस तरह से हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र में संलग्न है और कृषि क्षेत्र में उस तरह की उत्पादकता नहीं है। और इसी तरह से जो छोटे छोटे जो अनियमित क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं और अनियमित मजदूरी वो प्राप्त कर रहे हैं, उनके सामने भी किस तरह से आमदनी की सबसे बड़ी एक समस्या है। और जब इन लोगों की आमदनी कम होती है, वो चाहे कृषि क्षेत्र के जो श्रमिक है उनके सामने या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग उनके सामने, तो जब वो आमदनी के कम होने के चलते वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में वे लोग जीवित रहने के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो लोगों से क्या लेंगे, ऋण लेंगे। जब वो ऋण लेंगे तो ये चाहेंगे कि किस तरह से अगली बार अपनी आमदनी में वृद्धि करके हम उस ऋण को चुकाएंगे। लेकिन अगली बार भी सेम उनके सामने यह समस्या होती है कि उनकी आमदनी कम होती है, जिससे कि वो
पहले से लिया गया जो ऋण है उसको नहीं चुका पाते हैं, जिससे कि वो फिर से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेते हैं, जिससे कि वो निरंतर ऋणग्रस्ता से ग्रसित होते हैं। और इस तरह से ऋणग्रस्ता निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारण है। और यहाँ पे अत्यधिक ऋणग्रस्ता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है, क्योंकि जो अत्यधिक ऋणग्रस्ता है, अत्यधिक ऋणग्रस्ता इसलिए होती है क्योंकि वो निर्धन है, उसके पास पैसा नहीं है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो ये कारण हो गया। और परिणाम इस संदर्भ में है क्योंकि जो उसने पहले ऋण लिया है तो उसको वो नहीं चुका पाता है, और अपनी फिर से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो दोबारा वो ऋण लेता है। तो यानी कि ऋणग्रस्ता के कारण वो फिर से और ऋण भी लेता है। तो इस तरह से कारण भी है और परिणाम भी है। तो इस तरह से यहाँ पे जो अत्यधिक ऋणग्रस्ता है, अत्यधिक ऋणग्रस्ता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। तो इस तरह से जब लोग निरंतर इस ऋणग्रस्ता के जाल में फंसता है तो वो निर्धनता से बाहर नहीं आ पाता है। तो इस तरह से ये ऋणग्रस्ता भी निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारण है। और अगला है बेरोजगारी। बेरोजगारी किस तरह से, जब कोई लोग बेरोजगार होता है उसके सामने कोई भी काम नहीं मिलता है, और जब काम नहीं मिलेगा तो उसकी आमदनी कम होगी, और आमदनी कम होगी तो ये स्वाभाविक है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे निर्धनता का संबंध रोजगार से प्रत्यक्ष तौर पे जुड़ा हुआ होता है। और जब लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो वो किस तरह से अपनी उन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, जिससे कि वो निर्धनता से ग्रसित होते हैं, वो लोग निर्धन होते हैं। और इसी तरह से छोटे किसान जिन लोगों के पास छोटी छोटी कृषि जोत है और उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और जब पैदावार बहुत ज़्यादा नहीं होगी तो इनकी जो आय है, आमदनी है, वो भी कम होगी। तो ऐसे में जब इनकी आमदनी कम है इन छोटे किसानों की, तो वो इन आमदनी से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में छोटे किसान भी निर्धनता का एक कारण है, जिन लोगों की छोटे छोटे टुकड़ों में उनके पास खेती है। तो इस तरह से ये निर्धनता के कारण है। अब हम इसके बाद निर्धनता निवारण के लिए नीतियां और कार्यक्रमों को समझेंगे कि किस तरह से भारत में निर्धनता को दूर करने के प्रयास किए गए और किन नीतियों एवं कार्यक्रमों के द्वारा निर्धनता को दूर करने के प्रयास किए गए। उन नीतियों एवं कार्यक्रमों को यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। किस तरह से जो भारत में जो व्यापक स्तर पर जो निर्धनता थी, उस निर्धनता को दूर करने के लिए आजादी के बाद से पर्याप्त मात्रा में प्रयास किए जाने लगे, जिसमें कि प्रमुख है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निर्धनता को कम करने के निरंतर प्रयास किए गए। इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं, ऐसी मुहिमों को चलाया गया, जिससे कि भारत में निर्धनता जैसी समस्या को समाप्त किया जा सके। और इसी तरह से भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, और हरित क्रांति की शुरुआत के पीछे का एक ये मकसद था कि किस तरह से भारत में उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, जो कृषि उत्पादकता है। और कृषि उत्पादकता जब बढ़ेगी तो भारत में भूखमरी जैसी जो समस्या है, उस समस्या का समाधान निकल सकता है। तो इस तरह से 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई, जिससे कि काफी हद तक भारत में निर्धनता को दूर करने का प्रयास किया गया। और इसी तरह से 2005 में नरेगा की शुरुआत होती है, और नरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रयास किया गया कि किस तरह से एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी गई, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके
और जब रोजगार मिलेगा तो किस तरह से वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। तो इस तरह से 2005 में नरेगा के द्वारा भी गरीबी यानी कि निर्धनता को दूर करने का प्रयास किया गया और इसी तरह से न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के द्वारा जो न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं लोगों की, उन आवश्यकताओं को भी सरकार के द्वारा प्रदान किया जाने लगा, जिसमें कि सस्ता लोगों को अनाज प्रदान किया जाने लगा और लोगों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, तो ये सुविधाएं भी लोगों को प्रदान की जाने लगी ताकि लोगों को निर्धनता से बाहर निकाला जा सके। तो इस तरह से ये समय समय पर निर्धनता को दूर करने के प्रयास किए गए। अब हम इसके बाद निर्धनता निवारण कार्यक्रमों की समीक्षा के संदर्भ में समझते हैं कि किस तरह से निर्धनता निवारण के संदर्भ में जो प्रयास किए गए हैं वो प्रयास किस तरह से कारगर साबित हुए हैं, उसके पीछे किस तरह से जो नीतियां और कार्यक्रम चलाए गए हैं क्या वास्तव में वो जमीनी स्तर पर अपना वो प्रभाव छोड़ सके हैं, क्या वास्तव में उनके द्वारा निर्धनता को कम किया गया है। भारत में जो पर्याप्त मात्रा में जो निर्धनता को दूर करने के जो प्रयास किए गए हैं वो वास्तव में काफी हद तक कारगर साबित हुए हैं, लेकिन अधिकांश तो जो योजनाएं जो कार्यक्रम चलाए गए हैं वो योजनाएं एवं कार्यक्रम किस तरह से धरातल पर उनके चलते सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसके पीछे के अनेक रीजन हो सकते हैं जिसके चलते धरातल पर वो नीतियां एवं कार्यक्रम सकारात्मक छाप नहीं छोड़ सके हैं और जिसके चलते आज तक जो हमारे देश में जो निर्धनता जैसी जो समस्या है वो समस्या आज भी है। और इसी के चलते जो संसाधनों का, जो परिसंपत्तियों का जो असमान वितरण है ये भी एक प्रमुख कारण है कि किस तरह से भारत में अधिकांश संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथ में है। जब संपत्ति, जब संसाधनों का असमान वितरण होगा तो इससे ये स्वाभाविक है कि हम देश से निर्धनता को समाप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में है और जिन लोगों की संसाधन तक पहुंच नहीं होगी तो वो किस तरह से अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। तो वो लोग तो हर समय निर्धनता रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और किस तरह से जो भारत के द्वारा भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए जो अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए गए, तो ये सभी योजनाएं एवं कार्यक्रम अधिकारियों के सहारे चलाए गए और ये देखा गया कि जो ये अधिकारी है इन अधिकारियों में उपयुक्त चेतना का अभाव था, जिसके चलते इन नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो सका है और जिसके चलते धरातल पर उन कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं देखा गया है। उस तरह से जिन मकसदों के साथ वो नीतियां एवं कार्यक्रम चलाए गए वो मकसद भी पूरे नहीं हो सके हैं और इसी तरह से भारत में व्यापक मात्रा में जो भ्रष्टाचार है उन भ्रष्टाचार के कारण जो ये नीतियां एवं कार्यक्रम है वो भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई और जिससे कि उन सब का जो लाभ है वो लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचा है जिन लोगों तक वो लाभ पहुंचना चाहिए था। तो इस तरह से हम आज भी निर्धनता जैसी समस्या से गुजर रही है। भारत में व्यापक मात्रा में निर्धनता है। तो इस तरह से ये निर्धनता निवारण कार्यक्रम के संदर्भ में एक समीक्षा है जो वास्तव में जो कार्यक्रम चलाए गए हैं वो कार्यक्रम किस तरह से 100% यहाँ के जो वास्तव में जो उस योजना के उस कार्यक्रम के जो लाभार्थी है उन लाभार्थी तक उन सब का लाभ नहीं पहुंचा है, उन सब तक वो नीतियां एवं कार्यक्रम नहीं पहुंची है, जिसके चलते ये समस्या आज भी विद्यमान है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से NCERT अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 अध्याय 4 के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत किया है और अध्याय 4 है निर्धनता। यहाँ पे हमने निर्धनता से संबंधित सभी टॉपिकों को
एक एक करके समझने का प्रयास किया है, बड़े ही विस्तार पूर्वक हमने यहाँ पे समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।